हरिओम। हरिओम। आप सभी आध्यात्मिक क्षेत्र में गहरी रुचि रखने वाले साधकों का जयलोका प्राथमिक कोर्स के तहत व्याख्यान क्रमांक 25 में मैं डॉक्टर रामनानी हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके पहले के व्याख्यान में हम 12वें अध्याय पे चल रहे थे। उसमें हम लोगों ने भोजन व पेय के बारे में पहले चर्चा की और फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रिया के बारे में हमने चर्चा करना शुरू की, जिसका नाम रखा है डॉक्टर सैयद जी ने 3 टप्पे लयबद्ध श्वसन यानी 3SRB, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। उसके बारे में बताया, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेंगे, ज़्यादा आज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हम लोग ने इससे पहले के व्याख्यान बहुत डिटेल में उसके बारे में चर्चा की है। लेकिन ये जो है प्रक्रिया एक परम आवश्यक प्रक्रिया है। इसके बिना CCS तक पहुंचना यानी असंभव है, तो इसलिए शुरुआत इससे करनी है। बाकी प्रक्रियाएं जो बताई है वो भी करनी है, लेकिन ये इससे अवश्य ही आपको शुरुआत करनी है और उसको अंत तक उसको करना ही रहना है जब तक आप CCS तक पहुंचते नहीं है। तो ये इसको ब्रह्मास्त्र कह के कर सकते हैं। जैनों का ब्रह्मास्त्र है, आपको CCS तक पहुंचाने का ब्रह्मास्त्र। फिर उसको कहते हैं 3 टप्पे, यानी 3 टप्पे आपको बताया कि पहला टप्पा है टेक्निक, दूसरा टप्पा है वॉल्यूम और तीसरा टप्पा है आपकी रिदम TVR। 6 महीनों तक पहला टप्पा अभ्यास किया। शुरुआत में कितना करना है? 10 मिनट से शुरू करना है, 5 मिनट हर 15 दिन में बढ़ाते जाना है और अल्टीमेटली आके आपको आधा घंटा रोज अभ्यास करना है। 6 महीनों तक जब आप आधा घंटा अभ्यास करेंगे, उसके बाद आप दूसरे टप्पे के क्या हो जाएंगे? पात्र बन जाएंगे। और दूसरे टप्पे का अभ्यास फिर क्या करना है? कम से कम 6 महीनों तक करना है। दूसरे टप्पे के बारे में आपको मैंने बताया कि आपको खड़े रह के करना है, पहला टप्पा आपको लेट के करना है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई है। दूसरे टप्पे में आपको मैंने बताया कि कोई बताया नहीं हिसाब कि कितना करना है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल चीज़ मैंने क्या बताया कि 3 मिनटों से शुरू करें। हर मिनट में 12 प्रति मिनट करना है। 3 सेकंड में लेना है सांस को, 2 सेकंड में छोड़ना है। लेते समय हाथों को ऊपर उठाना है, छोड़ते समय हाथों को नीचे लाना है। 3 मिनट से शुरू करके 9 मिनट तक यानी 108 लयबद्ध श्वसन आप उसमें कर सकते हैं। इसके लिए बता रहे हैं कि इसको अगर देखना है यानी आपको रियली निरीक्षण करना है ना, तो आपको ये जो हमारा नेचुरल श्वसन था कभी जब हम बच्चे थे, तो आपको अगर रियल देखना है कि किस प्रकार से 3 स्टेप होता है, तो बच्चों को देखें। जो बच्चे 1 या 2 साल के होते हैं, पीठ के बल लेटे हुए रहते हैं, सोए रहते हैं, उनकी अगर ऑब्जर्व करेंगे ब्रीदिंग, तो वो इसी लय में होती है। फ़र्क क्या होता है कि जो हम जब तीसरा स्टेप में महारत हो जाता है, यानी हमारी लय जब निर्माण हो जाती है, तो हमारे श्वसन की गति 12 प्रति मिनट हो जाती है, जबकि बच्चों में श्वसन की गति क्या होती है? ज़्यादा होती है। इतना ही फर्क है। लेकिन जो टेक्निक होती है वो बच्चों की इसी तरह से होती है। हम लोग जब बड़े होते हैं तो हमारी टेक्निक क्या हो जाती है? उसमें बिगड़ जाती है। तो 12 महीनों तक रोज आधे घंटे का अभ्यास से क्या होगा? पूरे शरीर की आपकी कोशिकाओं में बदलाव होगा। इसलिए आपके पूरे शरीर में क्या होगा? परिवर्तन होगा, क्योंकि नई कोशिकाओं का निर्माण होगा इस नई लय के साथ। और साथ में आपको अगर खाने की भी परहेज कर रहे हैं, नियंत्रण जो डॉक्टर सैयद जी ने बताया इससे पहले, और नींद के ऊपर भी अगर काम कर रहे हैं ना, तो साथ में मिलके आपको बहुत ही पूरा शरीर का आपका परिवर्तन होगा। अगर आपने 12 महीने इसका क्या किया? बरोबर निरंतर आधा घंटा उसका अभ्यास किया। शुरुआत में पहला टप्पा, बाद में दूसरा टप्पा। कैसे मालूम हो कि हम सही तरीके से अभ्यास कर रहे हैं? उसके लिए बताया था कि क्या करना है। जैसे समुद्र की लहरें होती है ना, तो स्टार्टिंग में आपकी 12वीं और 15वीं क्या हो जाएगी? सांस जो बाहर जाती है वो गहरी होगी, ज़्यादा डीप होगी। लेकिन बाद में जब आप उसमें लयबद्ध सिस्टम में आ जाओगे, यानी आपकी लय निर्माण हो जाएगी, आप उसमें महारत हासिल कर लोगे, तो बाहर जाती हर 9वीं सांस, हर 9वीं सांस क्या होगी? वो ज़्यादा गहरी होगी। उससे मालूम पड़ सकता है कि आप बरोबर टेक्निक फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अब इसके बारे में बाद में बताया था कि अगर आपको देखना है कि नाभि की मूवमेंट्स कैसी है, छाती के ऊपर के हिस्से और छोटे नीचे के हिस्से कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए कंपेयर करने के लिए आपको समुद्र के तट पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे छोलियों को आपको ऑब्जर्व करना है। जो नाभि का है हिस्सा, वो यानी जो समुद्र का किनारे का हिस्सा है, जो गहराई से आपको आगे लेके जाती है लहर, खास करके ज्वार के टाइम देखना है, यानी हाई टाइड के दाग देखना है, उसको कहते हैं नाभि का हिस्सा। और फिर जो बीच समुद्र की लहरें होती है उसको कहते हैं छाती का ऊपर और नीचे का हिस्सा। और जो बहुत दूर समुद्र की लहरें होती है, जिसमें बहुत कम लहरें होती हैं और जिसमें सिर्फ सफेद जाग होती है, वो दिखाएगा आपका छाती का ऊपर का हिस्सा। इस प्रकार से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं समुद्र के निरीक्षण करने पर। फिर बता रहे हैं, एंड में बताया उन्होंने कि निरीक्षण करें, अभ्यास करें, उत्साहित रहें, विनीत और शांत रहें
और धैर्य रखें। परिणामों के लिए शीघ्रता न करें, घाई न करें। 3SRB को दौरान ज़ेन योगा के 11 महावाक्य क्या करना है आपको उसमें प्रस्तावित करना है। बिकॉज सिर्फ आप इसमें श्वसन खाली नहीं रह रहे हैं, और ध्यान देना ये डीप ब्रीदिंग नहीं है, ये क्या है सामान्य श्वसन है। तो इसके दौरान जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं इसके दौरान, तो ब्रीदिंग के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, बाहर से कोडेड इम्पल्स भी ले रहे हैं। तो उसके साथ साथ अगर आप महावाक्यों को, जो 11 महावाक्य जिसको कहते हैं करेक्टिव मेथड्स डॉक्टर सैर जी, उनको इस दौरान क्या करना है, प्रस्तावित करना है। यानी मनी मन उसमें से जो आपको वाक्य अच्छा लगे उसको क्या करना है, मनी मन दोहराना। इसके अलावा भी आप इसका दोहराव कर सकते हैं जब आप इधर बैठे हैं, जब आप बस के लिए इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन के लिए इंतजार कर रहे हैं, किसी ऑफिस के लिए इंतजार कर रहे हैं, खाने के दौरान भी इसका अभ्यास क्या कर सकते हैं। इससे अच्छा होगा, वो आज के चैप्टर में बताएंगे कि खाने के दौरान अगर आप यही 12 वाक्य दोहराते हैं तो उससे बहुत अच्छे संस्कार पड़ेंगे और आपकी वासनाओं में रूपांतर आएगा, आपकी कोशिकाएं नई लय में स्थापित होगी और उससे पूरा शरीर का आपका क्या हो जाएगा, परिवर्तन आएगा। तो 11 महावाक्य हमने इसके पहले के व्याख्यान में देखे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, आज जाएंगे हम 13वें अध्याय में, जिसका नाम रखा है उन्होंने मार्ग पर प्रगति, प्रोग्रेस ऑन द पाथ। अभी तक आपको बताया कि कैसे आप सुधारात्मक तरीकों का इस्तेमाल करो, कैसे गलतियों को टालो, है ना, कैसे केंद्र होते हैं, उनकी कैसे रचना होती है, वो सारे बारे में बता दिया। अब बोलते हैं कि आप इस मार्ग पे चल ही पड़े हो, तो आपकी प्रगति के ऊपर आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से आप और प्रगति करें, उसके बारे में इस चैप्टर में बताएंगे, इस अध्याय में बताएंगे। तो अध्याय 12 में हमने दिन में एक बार खाने की जरूरत पर बल दिया। डॉक्टर सैर जी ने हमको बताया कि धीरे धीरे क्या करना है, अगर आपको 3 बार खाने की आदत लग चुकी हो तो अभी क्या करना है, उसको जो सबको है हमको 3 बार आदत, उसको धीरे धीरे क्या करना है, एक बार कौन से समय पे लाना है हमको, सुबह 10 और दोपहर 2 के बीच में एक ही भोजन एक बार खाना है, और 4 के बाद लोकल टाइम में हमें कुछ भी नहीं खाना है। तो उन्होंने एक बार खाने पे बल दिया है, और कैसे धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुंचे उन्होंने पूरा तंत्र बता दिया कि घाई ना करें, उसको भले 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 15 से 20 हफ्तों की कालावधि में धीरे धीरे आपको बताया कि किस प्रकार से आपको खाने को कटौती करनी है। हालांकि हमने ये नहीं चर्चा की कि कितना खाएं, हाँ ना, कितना खाएं नहीं बताया एक बार खाओ, लेकिन एक बार में कितना खाओ वो नहीं बताया, कैसे खाएं और क्या कारक है जो भोजन को प्रभावित कर सकते हैं, और कैसे, कि कौन से कारक और उसको इफेक्ट कर सकते हैं हमारे भोजन को, कितना खाएं, कैसे खाएं, क्या खाएं उसके बारे में बता दिया था। क्या खाएं भाई, जो चाहिए खाओ, ऐसे वेज नॉन वेज के ऊपर झंझट मत करो, है ना, पहले से ही वो तो पहला ही सेंटेंस में बता दिया था। आगे बताते हैं, खाद्य और पेय जैसे कि हमने देखा है होते हैं 3 तरीकों में से एक तरीका, जिससे सांकेतिक आवेग यानी कोडेड इंपल्स इंसानी शरीर में प्रवेश करते हो। तो पहले ही बता दिया 3 तरीके हैं, उसमें से ये प्रथम तरीका है जिससे आप बाहर के कोडेड इंपल्स अंदर लेते हो खाने के साथ, और उसी से आपके क्या हो जाते हैं, विचार डिकोड होकर विचार निर्मित होते हैं। यह बिल्कुल अटल नियम है, ध्यान से सुनना, ये नियम ये बिल्कुल अटल नियम है, फिर चाहे उसे आप पसंद करें या न करें, लेकिन खाने के दौरान मौन का पालन करना ही चाहिए। बस इसमें कोई आपको ऑप्शन छोड़ते ही नहीं है। बाकी चीज़ों में आपको ऑप्शन दिया है कि कैसे 3 बार से 1 बार पे आओ, आपको पूरी छूट दी है उनको कि भले आप 6 महीना लगाओ, 12 महीना लगाओ, 2 साल लगाओ, 10 साल लगाओ, एक बार आने के लिए खाने के ऊपर। लेकिन ये अटल नियम है कि जो भी एक बार खा रहे हो आप, उस समय आपको क्या करना है, मौन का पालन करना है, किसी से कोई बातचीत करनी नहीं, ऐसा स्थान ढूंढना है जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसके ऊपर मैंने प्रैक्टिकल बहुत अभ्यास किया है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम उसमें उस समय पे थोड़ा सा भी गुस्सा आया आपको, थोड़ा सा भी आपका मूड चेंज हो गया, थोड़ा सा भी कुछ ऐसी न्यूज़ देखी टीवी में, मोबाइल में, इसमें उसमें, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। उससे अनेक कोडेड इंपल्स आप ले रहे हैं अंदर, जिससे आपके क्या होता है, उस प्रकार के विचार निर्मित होते। तो उससे अच्छा है क्या करना, वो बताएंगे आगे जाके, लेकिन ध्यान देना, मौन का पालन करना है। इसके अलावा दूसरा नियम जो हमें पालना है वो यह है कि अच्छा निवाला प्रत्येक घंटे के लिए, अच्छा निवाला प्रत्येक घंटे के लिए, यानी 24 निवाले उस एक भोजन में पर्याप्त होना चाहिए, और वो आदर्श भोजन है, आदर्श भोजन का सेवन है। अभी आपको बताया ना कितना खाएं, बताया नहीं ना, तो यहां पे उसका उत्तर दे देते हैं। कैसे खाएं वो भी बताया कि कैसे खाएं, मौन, शांत, बिल्कुल बात नहीं करनी है,
और दूसरा अच्छा निवाला, लेकिन अच्छा बदलें, ऐसा नहीं छोटा सा निवाला नहीं, ऐसा कि जैसे कोई पक्षी खा रहा है, ऐसा नहीं, अच्छा निवाला लो, उसको डालो, एक निवाला 1 घंटे के लिए, तो 24 निवाले 24 घंटे के लिए, यह पर्याप्त होता है। अगर आपकी बाकी ऊर्जा का निकास, जो बाकी लीकेजेस है उसको आपने रोका है तब, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो आप भूखे मरेंगे ऐसा, बिकॉज उधर ऊर्जा खर्चा कर रहे हैं, भौतिक ऊर्जा, सेक्स ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा और भावनात्मक ऊर्जा, चारों तरीके से आपका लीकेजेस चालू है। और फिर 24 कोर पे आ जाओगे, 24 कोर इसको बोलते हैं, एक निवाला है नहीं, 24 कोर आपके होने चाहिए, इतने हाथ में लेके एक 24 बार आपको डालने। इन 24 निवालों में शामिल है भोजन के बाद परोसे जाने वाले मिष्टान और बाकी सब कुछ आ गया। आपको 4 गुलाब जामुन खाना है ना, खाओ भोजन के बाद मिष्टान। आपको कुछ आइसक्रीम का एक बड़ा टुकड़ा लेना है, डाल दो उसमें, वो भी उसमें ही आ गया, 24 में आ गया, उसको काउंट करो। ये भी क्या है, ये भी 24 का ही क्या है, एक हिस्सा है, उसको काउंट करके ले लो, है ना। वास्तविक भोजन के सेवन के लिए ये बहुत है, बस इससे ज़्यादा लेना नहीं है। हम अब हम क्या, सबको मालूम है कि खून बहता है और बदलता है घिसी पिटी मरी हुई कोशिकाओं और उत्तकों को। आपको मैंने बताया कि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो कुछ मरती हैं और उसको कुछ क्या करती हैं, नई कोशिकाएं रिप्लेस करती हैं। ऐसे चलता रहता है हमारे शरीर में, जूनी गई नहीं आई, जूनी गई नहीं आई। लेकिन इसको कैसे होता है, ये जब आपके शरीर में खून बहता है अलग अलग टिश्यूज में, अलग अलग उत्तकों में, टिश्यूज को बोलते हैं उत्तक या कोशिकाओं को बोलते हैं सेल्स, तब जाके वो क्या हो जाते हैं, जूनी कोशिकाओं को निकाल के बाहर लाता है और नई कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। घिसे पिटे और मरे हुए उत्तक नतीजा होता है ऊर्जा के खर्चे की वजह से शरीर के उस भाग द्वारा, यानी जो भाग जितनी ऊर्जा खर्चा करेगा उतनी उसकी कोशिकाएं क्या हो जाएगी, निष्कासित हो जाएंगी, मर जाएंगी जूनी कोशिका, और उसको खून का दौरा जब होगा तो क्या होगा, नई कोशिकाएं वहां पे निर्माण होगी। तो इसलिए कह रहे ना, हर आउंस ऑफ खून को आपने क्या किया था, उस नई लय पे डाला था। कहां पे बताया था, 3SRV में, जब आपने कहा कि हर वो जो श्वसन की लय होती है ना, वो हर आउंस के ऊपर जाके असर करती है खून के, जो कि सारी कोशिकाओं को बदलता है। इसलिए हमारी सारी कोशिकाएं क्या हो जाती है, बदल जाती हैं। लगातार सैकड़ों और हजारों कोशिकाएं पूरे शरीर में मरती हैं और सैकड़ों और हजार कोशिकाएं बदली जाती है पूरे शरीर में। रोज होता रहता है, ये रोज का काम है कि मरेंगी कुछ कोशिकाएं, नई निर्माण होगी, मरेंगी नई निर्माण होगी, चलता रहता है। इंसानी शरीर में कोशिकाओं की जाति इंसानों की जाति की तरह विभाजित की गई। इंसानों की जातियां होती हैं ना, जैसे अलग अलग राष्ट्र समूह होता है, कोई नीग्रो, कोई मंगोल, कोई इंडियन, कोई अफ्रीकन, कोई अमेरिकन, ऐसे अलग अलग जातियां हैं। इंडिया में आते हैं, इंडिया में ही कितनी जातियां हैं। तो इस प्रकार से जैसे इंसानों की अलग अलग जातियां होती है, वैसी कोशिकाओं की भी क्या है, अलग अलग जातियां होती है। उनको राष्ट्रों, समूहों, खेमों, बड़े और छोटे में क्या किया है, बांट दिया गया है। उसके पास है दूर जगहों में पिछड़ी जनजातियां, जैसे कि हमारे पास होती हैं मध्य अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, और ऐसी दूर जगहों में कहते हैं कि बहुत ही आदिवासी लोग रहते हैं, बहुत ही पिछड़े हुए लोग रहते हैं, जनजातियां जो कि अफ्रीका के कुछ भागों में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में, दूर दराज के भागों में रहते हैं। या हमारे इधर ही भी जाओ, भारत में भी अगर जाओगे गाँव में, तो बहुत सारे आदिवासी पाड़े हैं, बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। तो ये पिछड़ी जनजातियां हैं। तो जैसे हमारे इंसानों में पिछड़ी जनजातियां रहती है, वैसे ही क्या होती है, हमारे इंसान के अंदर कोशिकाओं में भी ऐसी पिछड़ी हुई जातियां होती हैं। यहां तक कि सभ्य वर्गों में भी, ये तो पिछड़ी हुई जातियों के बारे में बताया कि पिछड़ी हुई जातियां तो हैं हमारी कोशिकाओं की, लेकिन जो सभ्य वर्ग हैं, यानी सभ्य वर्ग की जाति की कोशिकाएं हैं, उनमें भी क्या होता है, सभ्य वर्ग में भी कोशिकाओं का समूह होता है जो बनाता है आपराधिक समूह, यानी कोई डेंजरस आपराधिक कोशिकाएं होती है जिनमें बिल्कुल अलग प्रकार के सिग्नल होते हैं। इसी प्रकार के विकलांग, जैसे अंधे, मूक यानी बहरे, यानी मूक यानी जो बोल नहीं सकते हैं, बहरे यानी स्थायी विकलांगता के साथ, कोड़ी, कैंसर वाले, कटे फटे, शारीरिक रूप से बीमार, मानसिक रूप से बीमार, भावनात्मक रूप से बीमार इत्यादि। यानी ये हमारी कोशिकाओं की अंदर की अवस्था क्या बता रहे हैं कि कुछ कोशिकाएं तो बिल्कुल पिछड़ी हुई हैं, लेकिन जो बाकी अच्छी कोशिकाएं हैं ना, उनमें भी अलग अलग ग्रुप्स हैं। कुछ बिल्कुल बहरी होंगी, कुछ अंधी होंगी, कुछ भावनात्मक रूप से बहेंगी, कुछ मानसिक रूप से बहती है। यानी इस प्रकार से अलग अलग कोशिकाओं का समूह है। क्योंकि ये क्या है, इनके ऊपर जैसे संस्कार डालते हैं हम लोग खाने पीने का, उनके हिसाब से, वो संस्कार के हिसाब से उनका क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। और वो इस प्रकार से चीरे फटी हुई कोशिकाएं, यानी जो बिल्कुल काम आने वाली नई कोशिकाएं हैं, ऐसा उनका स्वरूप
बन जाता है। जैसे कि हमारे खेत की दुनिया में वो कोशिकाएं जो सामान्य होती है, थोड़ा बेहतर आम जनता से, बहुत व्यस्त होती हैं अपने अपने बहाव में और उनकी खोज की दिनचर्या में, उनकी रोज की दिनचर्या में, कि वो थोड़ी भी परवाह नहीं करती है ऊंचे नियमावली की या तो उद्देश्य के लिए। जो एकदम अच्छी कोशिका है ना, वो इतनी व्यस्त हैं। देखो आपको पता है, एक तो पिछड़ी कोशिकाएं हैं और दूसरी जो बेचारी मरी फटी कोशिकाएं हैं, ये तो हैं ही खराब। लेकिन जो बहुत अच्छी कोशिका है ना, उनके पास समय नहीं है इनको ऊपर ध्यान देने का। वो अपने ही बहाव में, क्या जैसे हमारे बहाव होते रहते हैं मन के बहाव, तो अपने ही बहाव में इतनी पूरी हैं कि इनको समय नहीं है इन कोशिकाओं को, जो पिछड़ी जाति की हैं या जो मरी फटी हैं, उनके ऊपर ध्यान देने का उनके पास समय ही नहीं है। यह अफसोस की बात है। यह एक सटीक तस्वीर है इंसान के अंदर की तत्वों की। यानी ये अंदर का जो हमारी बनावट है ना, यही है कि कुछ ही कोशिकाएं फिट हैं, लेकिन वो जो फिट भी है ना, उनके पास समय नहीं है, वो अपने ही बहाव में बिजी रहती है। बाकी जो अनफिट हैं या पिछड़ी जनजाति की हैं, वो तो उनको क्या दोष बेचारों का, वो तो काम बरोबर से करेंगी ही नहीं, क्योंकि उनकी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। जो फिट हैं उनको भी ध्यान देने का मौका नहीं मिलता है, वो भी ध्यान नहीं देते हैं, और जो बाकी पिछड़ी हुई है, मरी फटी है, वो तो ध्यान देते ही नहीं है। यदि आपके पास सामाजिक, अभी यहाँ पे बहुत अच्छा मुद्दा उठाते हैं कि अगर आपके पास सामाजिक कार्य के लिए अंतर प्रेरणा, रुझान है और इसके लिए समय व ऊर्जा भी है, तो तैयार रहें देने के लिए अपने अंदर को, आपके अंदर को अत्यंत ध्यान। यानी आपको लगता है ना कि आपके पास एक तो समय भी बहुत है और आपके पास समाज सेवा का मन में बहुत ही प्रेरणा भी जागी है कि हमें समाज सेवा करनी। करते हैं ना लोग समाज सेवा, अंदर से बहुत प्रेरणा रहती है, बहुत भगवान ने पैसा दिया है, अब जाएंगे और समाज सेवा, कोरोना पेशेंट्स को जाके, कोरोना के काल में जाके क्या करेंगे, सबको खाना खिला के आएंगे, है ना, मंदिरों गुरुद्वारों में खाना देंगे, इसको खर्ची देंगे, क्या करेंगे, या तो कुछ मंदिरों के निर्माण में पैसा देते हैं, डोनेशन करते हैं, या ऐसे ही चढ़ावा चढ़ा के आते हैं, या तो गरीबों को कुछ भीख में देते हैं, यानी उनको दे देते हैं, उनको कुछ ना कुछ मदद करते हैं, या किसी की शादी में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से आपके अंदर आपको प्रेरणा है कि आप दूसरों की मदद करें और आपको रुझान भी है वो, तो फिर क्या करना है, आपको एक ही काम करना है, अपने अंदर के ऊपर ध्यान दें कि हमारे शरीर में क्या है, ऐसी कोशिकाओं की हालत है, पहले हम उनको सुधारें, इसको ध्यान देना है। क्योंकि यह न केवल एक सामूहिक सेवा होगी, लेकिन एक कर्तव्य पूरा होगा। हम बाहर की समाज सेवा में लगे पड़े हैं, जबकि अंदर हमारे इतना कुछ बिगड़ा हुआ है, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। अगर आपके अंदर सुधार करके, आपके अंदर क्या करते हैं, सुधार करके आप एक इंसान का इलाज करते हैं, यानी आपका, अगर आपने क्या किया, बाहरी समाज सेवा को छोड़ दिया, जैसे आश्रमों का निर्माण करना, है ना, आश्रम बनाते जाओ, बाहर समाज सेवा कर रहे हैं, है ना, लेकिन अंदर देखते नहीं है, उसे कुछ फायदा नहीं होगा। वैसे आश्रम बनाने का कोई फायदा नहीं, तो अंदर देखना है। तो वही बता रहे हैं कि अगर आपके अंदर सुधार करके आपने एक इंसान का इलाज किया, यानी आपने परोक्ष रूप से, यानी इनडायरेक्टली क्या किया, सामाजिक सेवा प्रदान की, और इस दुनिया को, भगवान को और प्रकृति को, और आप उसके लिए उचित रूप से क्या किए जाओगे, पुरस्कृत किए जाओगे, यानी उसका आपको फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। क्या किया, अगर आपने बाहर की समाज सेवा छोड़ो, अपने अंदर की समाज सेवा करो। अपने अंदर जो बिगड़ी हुई स्थिति है, किसकी, हमारे अंदर की कोशिकाएं बेचारी चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि मैं बीमार हूं, मेरा इलाज करो, उसकी तरफ तो हमारा ध्यान है ही नहीं, और हम बाहर समाज सेवा में लगे पड़े हैं। हम दोहराएंगे कि आपका पहला कर्तव्य मांगता है कि आप सीधा करें यह महान दुनिया कोशिकाओं की आपके अंदर। फिर से बता रहे हैं कि हम डायरेक्टली आपको फिर अपील करते हैं, क्या, कि आप बाहर छोड़ो, अंदर जाओ, और अंदर की कोशिकाएं जो डैमेज है ना, उनको आप सुधारो। यह एक पवित्र कर्तव्य है। सिर्फ वे ही जो इस सेवा को प्रस्तुत करने में सक्षम है, उनके अंदर वे ही पाते हैं सेवा मानव जाति की, यानी वही कर पाते हैं, वही दे पाते हैं सेवा। यानी आपको मानव जाति के लिए कुछ करना है, कुछ सेवा देनी है ना, तो वो ही कर पाएंगे सेवा मानव जाति की, जो पहले क्या करेंगे, अपनी सेवा करेंगे। यानी यहाँ पे पहले क्या कर दो, स्वार्थी बनो। भगवान बुद्ध भी ये कहते थे, पहले स्वार्थी बनो, पहले अपना देखो, फिर जाके परार्थ करो। परार्थ में हम इतने उलझे हुए हैं, यानी दूसरों का स्वार्थ, यानी दूसरों के लिए उपकार करने के इतने लगे पड़े हैं कि अपना हम लोग उपकार करते नहीं, इसलिए हमारी अंदर की जो कोशिकाएं और बीमार हो जाती हैं।
इसी देखो कितनी हाउसवाइफ बेचारी घर में काम करती है, सारा दिन सेवा करती हैं, अपने पति की सेवा करेगी, अपने बच्चों की सेवा करेगी, माँ बाप की सेवा करेगी, लेकिन अपनी हेल्थ क्या हो जाती है उसकी, बिल्कुल खराब हो जाती है और उसके ऊपर कभी वो ध्यान देती नहीं। तो इसमें इसलिए बता रहे हैं कि पहले अगर आपको करनी है ना तो पहले अपने को सुधारो, अपनी कोशिकाओं को जो बिगड़ी हुई है उसको सुधार लिया, आपने अपने कोशिकाओं को सुधार कर आपने अपने आप को उन्नत कर लिया, तो ये बहुत बड़ी समाज सेवा होगी। बिकॉज आपको उदाहरण के रूप में लोग लेके सुधरने का चांस होगा। बिकॉज कहा ना, किसी को भी कहने से सुधार नहीं सकते हम लोग, इच्छा शक्ति से किसको आप सुधार सकते नहीं। आपने एग्जाम्पल बनाया कि देखो मैंने अपने आप को सुधारा और मैं सीसीएस तक पहुंच गया। यानी ये सब क्या किया, सीसीएस तक पहुंचोगे कभी जब आपकी सारी कोशिकाएं क्या हो जाएगी, सामंजस्य में आ जाएगी ना। काश कोशिकाएं अल्टीमेटली क्या है आपकी आईईएसएम है। यही आईईएसएम को क्या करना है आपको बताया था। आईईएसएम भी तो स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं है ना, ग्रे मैटर में आपके फ्रंटल लोब में, मस्तिष्क में, तो उनके रेशियो को सुधारा। यानी जो बिगड़ी हुई कोशिकाएं थी अब क्या किया उन्होंने आपको मैनेज कर लिया, उसको संतुलित कर लिया, तो फिर क्या हो जाएंगे आप आगे बढ़ पाओगे और उसको देख के दूसरे लोग भी आगे बढ़ पाएंगे और इसके लिए आपको पुरस्कृत किया जाएगा। हमने अपनी कोशिका के जीवन के अंदर की स्थिति को देखा है, कुछ विधियां हैं इस अवस्था को ठीक करने के लिए, लेकिन सबसे अच्छे तरीके जिसके बारे में हम जानते हैं वो काम करने वाले होते हैं जब हम खाते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपको अंदर की कोशिकाओं को सुधारना है ना, तो जो भी करेक्टिव मेथड्स आपको अपनाने हैं वो खाने के दौरान होने चाहिए, खाने के दौरान। बिकॉज वही खाने के दौरान इसलिए बता रहे हैं कि आपको अगर मार्ग पर प्रगति करनी है तो पहला क्या करना है, मौन, और मौन के बाद क्या करना है 24 निवाले। लेकिन अब जब खा रहे हो उस दौरान उन करेक्टिव मेथड्स को क्या करो, अपनाओ, तो उससे आपको क्या हो जाएगी, आपकी वासना में फर्क हो जाएगा और धीरे 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 आपकी कोशिकाएं बिल्कुल बदल जाएंगी, जिससे आपका पूरा अस्तित्व यानी आपका पूरा जो कैरेक्टर है जिसको कहते हैं चरित्र वो बदल जाएगा। इसलिए खाना खाते वक्त बोलने के बदले हमें सुधारात्मक तरीके को क्या करना चाहिए, अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए वो 11 थॉट्स हमेशा मन में रखो और कुछ मत करो। बड़बड़ करोगे, सामने टीवी देखोगे, मोबाइल देखोगे, तो ये 11 थॉट्स तो आएंगे ही नहीं कभी। तो इससे अच्छा है कि शांत मौन जगह पे बैठो और सिर्फ उन्हीं 11 थॉट्स के बारे में जो भी आपको अपील करता हो उसको बदलते रहो। रोज 3 बार खाना खा रहे हो, सपोज अभी तक आपने एक बार नहीं लाया खाने को, तो तीनों बार जब खाओ तो क्या करो, इन्हीं 11 थॉट्स में से किसी न किसी का एक विचार करो। यह श्रेष्ठ तरीका है क्योंकि यह इंजेक्शन की तरह तुरंत पहुंचता है अंदर के हर स्थान पर। जैसे बताया ना, ये खून में जाता है और खून से हर एक कोशिका पे जाता है। एक बार खून में चला गया तो क्या, और खून कैसे जाएगा, क्योंकि खाना खाने से ही खून बनता है ना। तो आप खाना खा रहे हो, उससे आपका खून बन रहा है और खून के माध्यम से हर एक कोशिका को जाएगा, हर एक कोशिका को क्या कर देगा ये परिवर्तन। जैसे इंजेक्शन लोग बोलते हैं डॉक्टर इंजेक्शन लगाओ जल्दी बुखार कम हो जाए, तो ये इंजेक्शन लग रही है आपके अंदर और डायरेक्ट सारी कोशिकाओं को क्या करेगी, बदल देगी। जब भी हम खाते हैं अगर हमारे विचार होते हैं तुच्छ, आवेशपूर्ण, गुस्से वाले, उदास, अकारण अंधे, समझदार सलाह के लिए बहरे, अहमवादी, स्वार्थी, कैंसर के, पराश्रयी, दूसरों पर आश्रित अथवा विकृत, कटे फटे, ये सब विचार होते हैं जब हम खाते हैं। ये सब चीजें अगर मन में चल रही है तो क्या होगा, मरम्मत सामग्री मृत कोशिकाओं की जगह लेगी समान प्रकृति की कोशिकाओं से। जैसे गई थी मृत कोशिकाएं, उनका भी स्वभाव यही था कि मरी हुई, फटी हुई, कटी हुई, ये सब चीजें उनका स्वभाव, अंधी, मूक, बताए ना अपराधी। तो अभी क्या कर रहे हैं, आप इनको बाहर भेज रहे हो जो कि ऐसी है, और आप जो नई सामग्री ले आ रहे हो उसमें भी अगर आप ऐसे ही विचार कर रहे हो तो वो भी नई सामग्री, ऐसी सामग्री होगी, तो अल्टीमेटली कोशिकाएं कुछ बदलने वाली नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए हमारा स्वभाव और विचारों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ऐसे ही विचार हमारे मन में उठते रहे जब हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। इसलिए ये काफी नहीं है कि आपको इस प्रकार के विचार न हो खाने के दौरान। जैसे कि गीता कहती है, गीता बता रही है, क्या बता रही है, जिन लोगों में जुनून प्रमुख है उन्हें पसंद है खाद्य पदार्थ जो कि होते हैं कड़वे, खट्टे, नमकीन, अधिक गर्म, तीखे, सूखे और जले हुए। ये पैदा करते हैं अप्रसन्नता, घृणा और रोग। ये बताइए, अल्टीमेटली तामसिक लोगों के लक्षण बताएं। और तमस यानी क्या है आपके इधर जेनोवा के हिसाब से, एस केंद्र। तो एस केंद्र का इस्तेमाल उस टाइम पे होगा और ऐसे उल्टे सुलटे विचार आपके मन में चलेंगे और वही विचार आपके चलेंगे ना, तो आप जो मृत कोशिकाएं थी उनको नई कोशिका भी वैसे ही स्वरूप में बदलोगे और आपके अंदर जो अप्रसन्नता होगी
और घृणा निर्माण होगी और रोग निर्माण होंगे। और आपको ऐसे ही खाने, जो तामसी लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही खाते हैं, खट्टे कड़वे तीखे सब खाएंगे, और रखे हुए बासी आहार उनको पसंद है, वही चीज़ बार बार गर्म करके क्या खाएंगे, हमको अच्छा लगता है वो, है ना, रखा हुआ आहार जो कल खाना बनाया था उसको आज खाएंगे। तो इस तामस आहार लेंगे तो तामसी गुण आपके अंदर आएंगे, तामसी आपकी सोच होगी, और इस प्रकार से निर्माण करेंगे। भगवत गीता भी ये बताती है। आइए हम अपने बहावों का निदान करें और हमारी असफलताओं की तलाश करें। पछतावे में कोई समय गवा या बर्बाद न करें। हम लोग पछताते हैं, हम लोग ऐसे क्यों बिहेव किया, अरे पछताओगे क्या फायदा, क्योंकि आपने कभी ध्यान दिया ही नहीं ना कि आपका नेचर चेंज कैसे हो सकता है। तो हर बार पछताओगे, कान पकड़ोगे, नहीं ये गलती हो गई, अब इसके बाद ये गलती फिर नहीं करूंगा, लेकिन कभी नहीं सुधरोगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कभी विचार किया ही नहीं है कि मेरी गलतियां सुधरेंगी कभी। जब मैं कुछ चीजें अंदर लूंगा, जब मैं खा रहा हूं, जिससे मेरा खून बनेगा और वो खून जाएगा जब कोशिकाओं के, तो वो बदलेंगी, नहीं तो वही की वही कोशिकाएं रहेंगी। तो इससे आदमी इसलिए बदलता नहीं है। कितने ही सत्संगों में जाए, कितने ही प्रवचन सुने, कितने ही गुरु महात्मा के पास जाके दीक्षा ले, और कितने ही ध्यान का अभ्यास करने की कोशिश करे, कुछ सुधरता नहीं। क्योंकि इस चीज के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया कि खाने के दौरान मेरे विचार कैसे चल रहे हैं, मैं मौन हूं कि नहीं, और मेरे विचार बरोबर अंदर सामग्री, जो अच्छी सामग्री जाए डाल रहा हूं कि बुरी सामग्री को मैं अंदर डाल रहा हूं। ये सब आपको फर्क डालने वाला है। अब से एक भी भोजन नहीं छोड़ें बिना सुधारात्मक तरीकों का अभ्यास किए, ताकि मरम्मत सामग्री चार्ज की जाए उचित कंपन स्वरों के साथ, यानी प्रॉपर वाइब्रेशंस वाले विचार यानी चीजें आपकी जाके चेंज करें मृत कोशिकाओं को, जैसे आपकी स्वभाव में क्या हो जाए, बदलाव आ जाए। तो आज के बाद ये इंपॉर्टेंट प्रक्रिया करनी है। ये इंपॉर्टेंट प्रक्रिया बता रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रक्रिया, देखो समझने वालों को इशारा ही काफ़ी है। अभी कल तक बताया इससे पहले कि भाई आप 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करो, उसका भी अभ्यास करो। खाने में एक बार खाओ, लेकिन कैसे खाओ और कितना खाओ, और उसके समय आपका कैसी प्रकार की आपकी सोच होनी चाहिए, पूरा बता रहे हैं। तो आपकी क्या हो गया कि पथ पर प्रगति, आगे आगे आप बढ़ते जाओगे अपना पाथ पर, जो आपके पहुंचाएगा आपको सीसीएस तक। जानबूझकर वह सटीक सोच आपके अनुसार तैयार की गई आपके लिए जरूरी है अंदर के पुनर्निर्माण के लिए, यानी जानबूझकर आपको इस प्रकार के विचार लाने हैं खाने के दौरान, और ये होगा तो आपका क्या होगा, अंदर से क्या होगा, पुनर्निर्माण, यानी फुल से आपका रिवाइटलाइजेशन हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा आप अंदर से चेंज हो जाओगे। आज अचंभित आप होंगे कि क्या प्रकृति मदद कर सकती है आपकी अंदर की दुनिया को सुधारने के लिए 12 महीनों के समय में, बशर्ते आपने क्या किया, नियमित व ईमानदार हैं पालन करने में सभी तरीके जो यहाँ पे बताए गए हैं। कि आप सिर्फ 12 महीने जो इस किताब में सभी तरीके बताए गए, यानी EBSTS का 12 महीने बिना किसी बीच में गैप रखे पालन करो, तो आप अचंभित हो जाएंगे कि किस प्रकार से प्रकृति आपको मदद करेगी आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाने के लिए। लेकिन उसमें ईमानदारी से पालन करना पड़ेगा, बेईमानी चलती नहीं है, क्योंकि प्रकृति के सामने हम सब नंगे हैं। उसको सब मालूम है कि हमारे, सिर्फ हम जो कृति कर रहे हैं उसके बारे में मालूम नहीं है प्रकृति को, हम जो शब्द बोल रहे हैं उसके बारे में मालूम नहीं है, हमारे मन में कौन से विचार निर्मित हुए। वो थॉट्स की 4 अवस्थाएं बताई थी मैंने आपको, प्योर माइंड एनर्जी स्टेज, थॉट सप्रेस, थॉट एक्सप्रेस हो ना हो, अंदर ही आपके कौन सा विचार निर्माण हुआ, वो प्रकृति से कनेक्शन है, उसको पता चल जाता है कि किस प्रकार से आदमी सोच रहा है। तो उसमें उससे बेईमानी, लोगों से बेईमानी कर सकते हैं हम, प्रकृति से बेईमानी कभी की नहीं जा सकती। कृपया ध्यान से देखें कि यह एक विश्वास का इलाज नहीं है, और यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप असफल होंगे। ये सिर्फ विश्वास करने की बात नहीं कि विश्वास कर लिया ना, आपने बता दिया हमने विश्वास कर लिया, होगा किया कुछ नहीं, तो ये विश्वास से होने वाला नहीं है। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहां हम समझते हैं और जानबूझकर करते हैं जो हम करना चाहते हैं, हाँ, जैसे बताया है उसी के हिसाब से हम करना चाहते हैं, वो हम जानबूझकर, स्टार्टिंग में आपको जानबूझकर करना पड़ेगा, जबरदस्ती भी करना पड़ेगा, लेकिन बाद में उसकी आप आदत पड़ जाएगी ना, तो फिर आपको क्या होगा, इफर्टलेस इफर्ट हो जाएगा, यानी कोई इफर्ट आपको डालने की जरूरत, क्योंकि आपका ये स्वभाव बन जाएगा, तो उसमें आपको कोई इफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये व्यवहारिक रूप से आजमाया जाना चाहिए और परिणामों का परीक्षण किया जाना चाहिए। परिणामों के लिए घाई न करें, इसमें क्लियरली बता रहे हैं कि 12 महीना जब नियमित करोगे तो परिणाम आएंगे ना,
लेकिन वो भी एक चीज नहीं खाली कि 12 महीना खाली खाने के ऊपर सोच रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं। उधर 3 स्टेप कुछ नहीं किया, नींद के ऊपर कुछ नहीं किया, सेक्स के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं किया, थ्रिफ्ट वॉचिंग नहीं किया, तो कुछ नहीं होगा। 5 चीजों का एकत्रित अभ्यास 12 महीना करोगे ईमानदारी से, निरंतर, उससे फर्क पड़ेगा। दर्द, बुखार या खांसी के बारे में न सोचें। हम लोग छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचते हैं, अरे इधर दर्द है, उधर दर्द है, ये बुखार आया है, कोरोना का बुखार है कि वायरल इन्फेक्शन है, क्या है, खांसी हो रही है, डर लगता है। जो इसके बारे में सोचें, जो आपको हो और कोशिश न करें उनके ऊपर काम करने की कोई खास प्रकार के इलाज के लिए। ये छोटी मोटी चीजें होंगी, इसको ज्यादा इलाज करने की कोशिश मत करें। इस प्रकार के इलाज पीछे पीछे आएंगे, लेकिन सिर्फ एक उप उत्पाद के रूप में। यानी आप मेन इलाज करो किसका? आपके मन का इलाज करो, तो ये तन के जो इलाज है ना अपने आप आ जाएंगे। यानी उसको इलाज कर लिया ना तो ये उसका बाय प्रोडक्ट है कि आपकी ये बीमारियां क्या हो जाएंगी, अपने आप दूर हो जाएंगी। तो इनको हम क्या सोचते हैं, जो बाहरी लक्षण दिखते हैं ना उनको हम कोशिश करते हैं सप्रेस करने की दवाइयां लेके। अंदर का क्या चल रहा है जिसके कारण ये बाहरी लक्षण उत्पन्न हुए हैं उसकी तरफ कोई ध्यान देता ही नहीं। इसलिए बोला है छोटी छोटी चीजों को छोड़ दो, क्योंकि ऐसी बीमारियां गहरी बीमारी का परिणाम है, अर्थात रोगग्रस्त कोशिकाओं का जीवन हमारे भीतर, और इसलिए ऐसे विचार बाधा न डालें। हाँ ना, तो इसलिए जो रोगग्रस्त कोशिकाएं, जो मरी हुई, जो बिल्कुल बेकार कोशिकाएं हमारे अंदर, जिसके वजह से ये बाहरी लक्षण निर्माण हो रहे हैं, उसकी तरफ अगर हम ध्यान नहीं देंगे, उसको नहीं बदलेंगे तो बाहरी। इसलिए तो देखो ना, सर्दी एक बार हुई, खांसी एक बार हुई, बुखार एक बार, फिर महीने के बाद फिर वही, क्योंकि अंदर की कोशिकाएं क्या है, आपकी काम बरोबर नहीं कर रही हैं, उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपनी दृष्टि लक्ष्य पर रखें और बाकी सब पीछे पीछे आ जाएगा। लक्ष्य क्या है? CCS, उधर तक जाना है ना, कोशिकाओं को बदलना पड़ेगा, बाहरी लक्षणों की तरफ ध्यान न दें। धन्य है वे सेवक, धन्य है वो सैनिक जो अपना अवसर पाते हैं। जो फौज में काम करते हैं, लड़ाई करते हैं सैनिक, तो वही बता रहे हैं, जो सैनिक को अपना अवसर मिलता है लड़ाई के मैदान में जाके लड़ाई करने का, धन्य है वे सैनिक, इस अवसर को ने खोल दिए हैं उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे। क्योंकि देखो, अपने देश की लड़ाई करते करते अगर आपने जान भी गंवाई तो क्या हो गया, स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। लड़ने से इंकार इस नेक कारण में, और आप देशद्रोही होंगे अगर आपने लड़ने से इंकार किया। फौज से हम भाग जाएंगे, बाबा आर्मी जा रही है, पाकिस्तान की टीम आ रही है, हम पीछे चले जाएंगे, हम नहीं लड़ेंगे, तो आप क्या कहला जाओगे भाई? देशद्रोही कहला जाओगे। प्रसिद्धि के लिए खो दिया है, केवल आप पाप उठा दो, यानी फिर आप प्रसिद्धि बिल्कुल आपकी मिलेगी नहीं, आपको कोई फेमस नहीं करेगा, और आप सिर्फ क्या करोगे, पाप ढोगे। तो अपनी कोशिकाओं की तरफ ध्यान न देना यानी क्या है, पाप ढोना है। इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि आप लड़ने से मना ही कर रहे हो, आप सिर्फ बाहरी लड़ाई लड़ रहे हो, अंदर की लड़ाई जो है उसको क्या करना है, आपको ठीक करना है। इस रास्ते पर प्रयास कभी भी बेकार नहीं जाता, और न ही इसे दमित किया जा सकता है, यानी इसके दबाया भी नहीं जा सकता है। इस रास्ते पे प्रयास करोगे, थोड़ा भी प्रयास करोगे ना, उसका आपको फायदा मिलेगा। कभी भी आपका प्रयास ऐसा मत समझना कि मैंने थोड़ा प्रयास किया तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा, थोड़ा प्रयास किया थोड़ा फायदा मिलेगा, ज्यादा प्रयास किया तो ज्यादा फायदा मिलेगा। कभी भी उसको हम दबा नहीं सकते हैं, यहां तक कि इसके थोड़े से भी अभ्यास से यह किसी को बड़े खतरे से बचाता है। थोड़ा सा भी अभ्यास इस डायरेक्शन में चले ना, तो बड़ी बड़ी जो आपदाएं आपके ऊपर आने वाली थी वो आप उससे क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। थोड़ा भी इस डायरेक्शन में आपने चलना शुरू किया तो तरीका जो पालन करना है वो है ये, अपने बहाव का पता लगाने के तरीकों का पालन करके, जो कि पहले के अध्यायों में दिखाया गया है, हम विश्लेषण करते हैं और ठीक से पता लगाते हैं अपनी कमजोरियों का। आपको बताया था ड्रिफ्ट वॉचिंग, इसलिए पहली प्रक्रिया बताई थी कि आपके मन में अंदर कौन सी कमजोरी है, कौन सा केंद्र आपका क्या है ज्यादा कमजोर है, उसको ढूंढो और उसके हिसाब से क्या करो, उसको सुधारने का प्रयास करो। यानी वो विचार आप लाओ मन में जब आप क्या कर रहे हो, खाना अंदर डाल रहे हो। इसलिए उसको ड्रिफ्ट वॉचिंग पहला करना है, कमजोरियों को ढूंढना है, और फिर क्या करना है, एक समय पे एक कमजोरी लें और लागू करें सुधारात्मक तरीके, कम से कम 1 महीने के लिए, बाद में दूसरी पर जाएं। जबरदस्त सब कमजोरियां मत लें कि मेरे में गुस्सा ज्यादा है, मेरे में सेक्स ज्यादा है, सबको एक साथ मत लेके बैठो। पहले एक कमजोरी को लो, उसके ऊपर काम करो 1 महीना तक। आपको ये तो एडवांस देने का मैं क्लियरली उसकी प्रक्रिया बताई, किस प्रकार से अंदर विचार लाओ ना, वो डिटेल बताया, यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि अभी तो पहला भाग चल रहा है, नॉर्मल सामान्य यानी बेसिक बुक का पहला पार्ट चल रहा है। लेकिन जो सेकंड बुक है एडवांस सेकंड पार्ट, यानी इसी किताब का सेकंड पार्ट नहीं, उसमें भी नहीं बताया,
और जो एडवांस एंजियोग्राम है उसमें तो बिल्कुल क्लियरली बताया कि किस प्रकार से आप जब खाना खा रहे हो तो कौन से विचार आपको रिपीट करने हैं, कौन सी आपकी कमजोरी है और कैसे उसको विचारों से उसको आप दूर कर सकते हो। ये हम प्रैक्टिकल जब हम वर्ग लेंगे आश्रम में उस समय इसका अभ्यास हम कराएंगे। ठीक है, तो एक समय पे एक कमजोरी लें और लागू करें सुधारात्मक तरीके कम से कम 1 महीने के लिए और बाद में दूसरी पर जाएं। इसका उपयोग वास्तव में खाने के दौरान बताया, वो खाने के दौरान ही वो कमजोरी लेनी है और वो सुधारात्मक तरीके क्या करने हैं उस टाइम पे अप्लाई करने हैं, जैसे उसकी मरम्मत हो। लेकिन एक कमजोरी को 1 महीने के लिए, तो ऐसे पहले कमजोरियां ढूंढो कितनी आपकी कमजोरियां हैं, एक एक कमजोरी को लो, उसका मरम्मत करते जाओ, आपकी सारी कोशिकाएं जो है खराब कोशिकाएं उसको क्या किया जाएगा, बदल दिया जाएगा नई कोशिकाओं से और आप बिल्कुल अलग प्रकार के इंसान बन जाओगे। परिणाम लगभग क्या होते हैं, चमत्कारी होते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि किसी भी मात्रा में पढ़ना, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, किसी भी मात्रा में पढ़ना, चिंतन करना, पछतावा, प्रायश्चित करना आपकी कमजोरियों को ठीक नहीं कर सकता है। आप सोचो कि मैं बड़े बड़े आध्यात्मिक किताब पढ़ूंगा और पढ़ने से मेरे सब विकार खत्म हो जाएंगे और मैं एक मस्त शुद्ध इंसान हो जाऊंगा और मेरे में अभी कोई विकार नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ाई की है ना, मैंने बड़े बड़े गुरुओं को पढ़ा है ना, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने कुरान पढ़ी है, जो कि भी आपके दिमाग में हो भूल जाओ, उससे आप सुधरने वाले नहीं हो। नहीं, उसके ऊपर मैंने चिंतन भी किया है, मैंने मनन भी किया है, कुछ नहीं होने वाला है। उसके ऊपर मैंने बाद में पछतावा भी किया है कि मुझे रियलाइज हुई कि मेरे मिस्टेक्स है, मैंने उसके ऊपर पछताया, लेकिन उससे भी कुछ होता नहीं है, प्रायश्चित करने से कुछ नहीं होता है, यह आपको कमजोरी को ठीक नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि त्याग भी अथवा संन्यास और शरीर को यातना देना भी खाली गलत प्रयास है। जबरदस्ती खुद को सताओगे, नहीं मैं खुद को सजा दूंगा, है ना, मैंने गलती की है, अब मैं क्या करूंगा, खुद को मारूंगा, ऐसा तो ये खुद को सजा देना कुछ नहीं होता है, उससे वापस वैसे के वैसे हो जाओगे। और क्या करूंगा, मैं त्याग दूंगा जिंदगी, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, कुछ नहीं होता है। सन्यास में जाके माउंटेन्स में रहोगे ना 6 महीने के बाद जब वापस आओगे तो वैसे की वैसी कमजोरी रहेगी, कुछ बदलने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक हम इस्तेमाल नहीं करते रासायनिक और तकनीकी तरीके, कुछ नहीं हुआ, यानी केमिकल, रासायनिक और तकनीक, ये टेक्निक जो बताई गई है इसको प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करते, वो भी खाने के दौरान, जब तक उसको हम लोग नहीं करते हैं तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। आपका पहला कर्तव्य सुधारना इस आंतरिक कोशिकाओं की क्या, दुनिया को सुधारना है। बाद में हम जोड़ेंगे सही भावनात्मक व्यायाम और निकालेंगे गलत भावनाओं का प्रशासन, यानी जो भी गलत भावनाएं अंदर हैं उसको आपको निकाल के सही भावनाओं को अंदर इंट्रोड्यूस करना है। यह सब जरूरी है पहले पहुंचने के लिए उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था, यानी इसको कहते हैं CCS तक पहुंचाए ना, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। अपनी आंतरिक कोशिकाओं को सुधारे बिना CCS तक पहुंच नहीं सकते हैं। हम नहीं जीवित रह सकते और मर सकते हमारी अंदर की दुनिया की उपेक्षा करके। आप ऐसा उपेक्षा करोगे कि अंदर के तो मारो गोली, बाहर कौन देखता है अंदर, बाहर से तो मेकअप करें, बाहर से तो मस्त दुनिया से अच्छा व्यवहार करें, वो होगा ही नहीं अच्छा व्यवहार जब तक आपका आंतरिक दुनिया सुधरेगी नहीं, तो उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अगर हमें अच्छी नहीं लगती हमारे अंदर की दुनिया अभी, यह अफसोस की बात है कि हमें पहले इसका एहसास नहीं हुआ, कि हमें पहला एहसास नहीं हुआ, अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन ये अफसोस की बात है कि आपने इसको पहले रियलाइज नहीं किया। लेकिन अब पढ़ने के बाद कम से कम रियलाइज करो और इसकी तरफ उचित कदम क्या करो, उठाना है। आप अपना जीवन इतनी अच्छी तरह से जियो, इतना बढ़िया बता दें, ये सेंटेंस फिर से रिपीट करेंगे 17वें अध्याय में, कि कह रहे हैं कि अपने जीवन को हमें इतना अच्छा जीना है, अपने जीवन को इतना अनुकरणीय करो कि भगवान खुद नीचे आपके पास आकर पूछे क्या, कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। यानी आपकी जब अंदर की कोशिकाओं को इतना बदल दोगे तो आपसे जो भी एक्ट निकलेगा, जो भी आप कृति करोगे, फिजिकल लेवल पे किसके साथ बर्ताव कर रहे हो, मन से जो वाणी, यानी मुंह से जो वाणी निकलेगी वो, और मन में जो विचार होंगे इतने शुद्ध हो जाएंगे कि ये देखकर भगवान को भी आपके पास आना पड़ेगा। यानी आपका हर एक एक्ट, यानी जो भी चीजें आप करते हो इतनी शुद्ध रूप से करोगे कि उस भगवान को भी नीचे उतर के आपको पूछना पड़ेगा कि इतना तूने अच्छा काम कर रहा है तो मैं बता तेरी रजा क्या है, मैं तेरे को क्या मदद कर सकता हूं। उसको मजबूर होना पड़ेगा आपके पास आने के लिए। आइए हम बिना किसी अपराध बोध के अच्छे से जिएं और आइए हम अपनी मुक्त इच्छा का इस्तेमाल करें अपने दैनिक दिनचर्या में इतनी अच्छी तरह से कि भगवान अथवा प्रकृति को उचित लगे हमें अनुपति देने के लिए, अपनी मुक्त इच्छा का इस्तेमाल करने के लिए सभी मामलों में छोटे या बड़े। यानी हम इतना अच्छी तरह से अपने जीवन को बनाएं, जिएं, हर एक कृति इतनी अच्छी तरह से करें
कि भगवान और प्रकृति को मजबूर होना पड़े कि हमें वो मुक्त इच्छा इस्तेमाल करने का क्या कर दे, परमानेंटली दे दे मौका। भाई तू कर जिसमें तेरे को करना है, तेरे की जो इच्छा है उसमें तू अपनी इच्छा चला सकता है, तेरे को जैसा चाहिए वैसे कर सकता है। हर एक मामले में हमें मुक्त इच्छा करने का, इस्तेमाल करने का क्या करे, हक मिल सके। इस प्रकार से अपने जीवन को हमें डालना है। इस विचार को गंभीरता पूर्वक से सोचें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विचार है और यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से सही जगह पे उन्होंने ये विचार दिया है और इसी को हमें पूछना है बार बार। आज का विचार आपका यही है ड्रिफ्ट वॉचिंग में, क्या मैं योग करने के लिए ग्लैमरस मोहक रास्ता अपनाऊं, पहले अभ्यास करके धारणा, ध्यान और समाधि का, जिस तरह से दूसरे आंख बंद करके करते हैं। यही बताया गया है, बड़े बड़े गुरु लोग हमको यही बताते हैं कि क्या करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान यानी वो बीच का शब्द इस्तेमाल करते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि सबको मालूम नहीं है क्योंकि सबने पतंजलि के बारे में पढ़ा नहीं है, तो बस एक शब्द सुना है ध्यान। ध्यान करने से सारी विकार खत्म हो जाएंगे और आप शुद्ध हो जाओगे और आप पहुंच जाओगे जहां पे आपको पहुंचना है ना। आपकी इस जन्म मरण के चक्कर से आप क्या हो जाओगे, छूट जाओगे। आंख बंद करो और मौन बैठो और ध्यान करो। किसका ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो, गुरु मंत्र ले लो, उसको जप करो, बस ये करते रहो, इससे आप छुटकारा पा लोगे। तो वही कह रहे हैं, तो ये क्या है, ग्लैमरस तरीका है लोगों को क्या है बताने का, यानी लोगों को इन्वॉल्व करने का, लोगों को अपने साथ जोड़ने का कि हाँ भाई बड़े गुरु महात्मा हैं जो हमें ध्यान का विधि बता रहे हैं, हमको बोल रहे हैं और प्रॉमिस भी कर रहे हैं क्या कि आप ये करोगे तो क्या हो जाएगा, आप छुटकारा पा ही लोगे। तो इतने बड़े गुरु कभी गलत थोड़ी बोलेंगे, सही तो बोलेंगे। तो बोल रहे हैं आंख बंद करके बैठो और ध्यान करो, कर रहे हैं, कुछ फायदा होता नहीं है। तो वो ये क्या है, ग्लैमरस तरीका है, एक यानी दिखावेपन का तरीका है जो हम अपनाते हैं। तो कोई बोल रहे क्या हम ये मोहक और दिखावे बात कर का तरीका अपना के आंख बंद करके खाली क्या करें, धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करें, या बिना समझे गहरे कानून अथवा, यानी बहरा कानून आपने समझा ही नहीं है, यानी ये गहरा कानून है, ये बहुत बड़ा चीज है जो आपने कभी समझी नहीं कि ये कर ही नहीं सकता हूं मैं जब तक मेरा मन उसके लिए तैयार ना हो जाए। और मेरा मन तैयार ही नहीं है ध्यान करने के लिए, तो मैं ध्यान क्या कर रहा हूं, खाली उसमें क्या करूंगा, विचारों में क्या करूंगा, बहते रहूंगा, बहते रहूंगा, बहते रहूंगा, बिना समझे कि क्या हो रहा है बस। तो ये कानून को समझा ही नहीं, इसलिए आप ध्यान नहीं कर सकते हैं। अथवा क्या मैं सबसे पहले ये साधारण और सामान्य लग रही सलाह को लूं, साधारण और सामान्य कितना बता रहे हैं अच्छी तरह से कि लोगों को लगे साधारण, अरे साधारण सलाह, सामान्य क्या, एक भोजन के बारे में, एक बार भोजन करें खाली, ये कोई सलाह है? इससे हम ध्यान कर पाएंगे, इससे हम पहुंच पाएंगे? 3 टप्पे लय बश शोषण, खाली किताब को पेट पर रखें, इससे हो जाएगा? और सुधारात्मक तरीके क्या, खाली ये 11 महावाक्य आपके उच्चारण करेंगे तो इससे हम पहुंच जाएंगे? तो ये लगता है बहुत ही साधारण है, बट ये स्टेपिंग स्टोन है आगे जाके बढ़ने के लिए। यही चीज काम आने वाली है, इसके सिवाय कोई चीज काम आने वाली नहीं है। करना तो वही है जो गुरु लोग कहते हैं, करना वही है हमें कि धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करना है, लेकिन अभी मन तैयार नहीं है ना, तो मन को तैयार कैसे करोगे? 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग से, खाने पीने के बंधन से, और सुधारात्मक तरीकों के अपनाने से, और नींद को नियंत्रित करने से, और सेक्स को नियंत्रित करने से, और विचारों को नियंत्रित करने से, इसी से हम कर पाएंगे। तो हमें पहला ये सब चीजें ग्लैमरस रोड नहीं अपनाना है, ये ग्लैमर फ्री योगा है, ये तड़क भड़क का योगा नहीं है। इसमें क्या तड़क भड़क है? एक बार आदमी खाना खाने वाला में क्या तड़क भड़क दिखाएगा, वो क्या दिखाएगा, शो ऑफ क्या करेगा? एक बार खाना खाता हूं उसको शो ऑफ दिखाएगा, 24 करोड़ खाता हूं उसको शो ऑफ करेगा, नींद इतना बार करता हूं उसको शो ऑफ करेगा, क्या करेगा शो ऑफ? तो इसमें कोई शो ऑफ करने की जरूरत है ही नहीं, ये बिना तड़क भड़क का योगा है जिसे हमें अपनाना है। उस ग्लैमरस तड़क भड़क के योगा को क्या करना है, छोड़ देना है। तो इसी को जाके आज रात को विचार करना, गहरी सोच के लिए ये बहुत अच्छा विचार देते हैं। तो इस प्रकार से ये करेंगे तो क्या होगा, पाथ पर प्रगति होगी, नहीं तो कभी प्रगति होने वाली नहीं है। तो खाने से जोड़ के किस प्रकार से खाने की गहराई तक लेके गए हमको कि किस प्रकार से आपकी पथ पर अगर प्रगति चाहते हो, CCS के पथ पर प्रगति चाहते हो, तो इन नियमों का पालन करो। क्या पालन करो? खाने के बारे में सोचो कि उस टाइम पे मौन रहना है। खाने के बारे में क्या करो, 24 निवाले खाओ, एक बार खाओ, और जब भी खा रहे हो तो उस समय पे आपके कौन से विचार चल रहे हैं उसके ऊपर गहरा ध्यान दो कि अंदर जो आप सामग्री लेते हो वो ऐसी शुद्ध सामग्री होनी चाहिए कि जो बाकी कोशिकाएं जो अंदर खराब हैं उनको हम अच्छी कोशिकाओं से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे हमारा पूरा चरित्र बदल जाएगा, हमारी पूरी वासनास बदल जाएगी, जिससे एक नए व्यक्तित्व का क्या हो जाएगा,
निर्माण होगा, जो कि पुराना जो व्यक्ति था, पुराना जो मनोज माखीजा था, वो अभी बदल के क्या हो गया, नया मनोज माखीजा बन गया। इस प्रकार से हमें मेहनत करनी है, तो इसके लिए ये करना पड़ेगा। यहाँ पे ये 13वां चैप्टर यहाँ पे रोकते हैं डॉक्टर सहज जी, और अब हम समय है हमारे पास थोड़ा सा कि हम क्या करेंगे, अब 14 चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बाकी 14 शुरुआत करेंगे और 15वें चैप्टर को हम अगले व्याख्यान में हम पूरा करेंगे। तो इसका चैप्टर का नाम दिया है उन्होंने इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति, जो हमको लगता है कि हमें पास क्या है, इच्छा शक्ति है, हम कर सकते हैं इच्छा शक्ति से, वो इच्छा शक्ति क्या है उसके बारे में बताएंगे। इसमें शुरुआत करते हैं फिर से वही खलील जिब्रान, याद है आपको, खलील जिब्रान पहले आया था एक बार, है ना जी, आथर्स नोट की शुरुआत भी उन्होंने खलील जिब्रान से की थी, एक सेंटेंस से। और ओशो जी कहते हैं खलील जिब्रान क्या थे, वो आध्यात्मिक को उपलब्ध होने वाले थे, यानी वो इनलाइटन होने वाले थे, ऐसे भगवान ओशो जी ने कहा है। और उन्होंने कहा था वहाँ के, क्या मैं अपनी हैरानी का बताऊं कि उसने मुझे गुमराह किया, उसने मुझे, उसके वो मेरे ऊपर गुस्सा हो गई, जबकि उसी ने मुझे क्या किया, गुमराह किया था। उसके बारे में बताया था उन्होंने वहाँ पे ऑथर्स नोट में। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि रात के रास्ते को छोड़कर कोई भोर तक नहीं पहुँच सकता, है ना। रात के रास्ते को जब तक आप गुजरे नहीं हो रात के रास्ते से, तब तक भोर तक, यानी सुबह के भोर तक आप पहुँच नहीं सकते हो। गहराई से बहुत लिखते थे खलील जिब्रान जी। उसी से शुरुआत करते हैं। तो इसमें बता दें, पाप हमारे अनुसार माइनस नकारात्मक परिणामी तीव्रता की वजह से होता है। जो पाप शब्द बोलते हैं ना हम लोग, पाप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पाप क्यों कर रहे हैं, ये कुछ और नहीं है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताया था, माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो याद रखो 10th चैप्टर, उसको भूलना नहीं है कि हम जो भी क्रियाएं करते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी कोड होके डिकोड होके विचार होते हैं उसमें ज़्यादा करके IES का लफड़ा होता है ना, वो होता है प्लस 1500, तो वो होता है माइनस 6000, अल्टीमेटली क्या बन जाता है, माइनस 7500। तो ये क्या है, माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। तभी हम लोग क्या करते हैं, जो भी कृति करेंगे वो क्या करेंगे, पाप ही करेंगे, यानी गलत ही करेंगे, उसको कहते हैं पाप, यानी क्या, माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। एक पापी को इसलिए होती है बहुत ज्यादा नकारात्मक परिणामी तीव्रता, यानी नेगेटिव होता है उसके पास जो भी परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता यानी रिजल्टेंट, यानी तीनों केंद्रों का फाइनल रिजल्ट क्या है, उसको बोलते हैं परिणामी तीव्रता। और ज्यादा करके क्योंकि ई और एस हमेशा नेगेटिव होते हैं, आय बेचारा दबा रहता है, तो एवरेज आदमी को ये नेगेटिव ही होता है, इसलिए वो पाप के ऊपर पाप के ऊपर पाप के ऊपर, यानी गलत, पाप यानी गलत कार्य के ऊपर गलत कार्य, उसके सारे डिसीजन गलत होते हैं। वो जो और सारा जो अच्छा सोचता है करने के लिए वो कुछ कर नहीं पाता है, वही उसको लिए पाप होता है। इस किताब में जो तरीके उल्लेखित किए गए हैं उनका विधि पूर्वक अनुसरण करने से कोई बदल कर सकता है इस नकारात्मक परिणामी तीव्रता को सकारात्मक परिणामी तीव्रता में, और यहां तक कि इकट्ठा कर सकता है प्लस जेनोगा इकाइयां, जैसे समझाया गया है। यानी इस किताब में जो अभी बताए गए मेथड्स, करेक्टिव मेथड्स और सारी चीजें बताई, EBSTS, उसको अगर हम लोग रेगुलरली फॉलो करेंगे तो हमारी जो नेगेटिव परिणामी तीव्रता रही, रिजल्टेंट इंटेंसिटी थी, उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉट ओनली पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम ऊर्जा को अंदर जमा कर सकते हैं, जैसे वो कुछ जेनोगा यूनिट्स तक हम जमा कर सकते हैं, जैसे हम लोग आगे बढ़ पाए। पता है ना, जब आप नेगेटिव को रोकोगे और उसको पॉजिटिव बनाते जाओगे, और आपका हर एक कृत्य जो आप करोगे, हर एक माइंड की सोच जो होगी, जो आई सेंटर सोचेगा, उसको अगर हर बार ई और एस का क्या मिला, सपोर्ट मिल देगा, तो इस प्रकार से आपकी हर विचार जो निर्मित होगा वो पॉजिटिव रिजल्टेंट इंटेंसिटी लाएगा। कोई विचार को अपोजिशन करने वाला है ही नहीं। आई जो कहता है, ई और एस उसको ओबे करते हैं। तो हर टाइम आप जो भी एक्ट करोगे, जो भी सोचोगे, उसमें आपकी तीव्रता क्या हो जाएगी, ऊर्जा बचेगी। तो बचते 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 इतनी हो जाएगी कि आप जेनो का यूनिट्स क्या कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो। एक जेनो का यूनिट इकट्ठा किया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। 2 जेनो का यूनिट इकट्ठा किया तो क्या हो जाएगा, CCS पे पहुंच जाएंगे। 4 जेनो का यूनिट इकट्ठा किया तो क्या हो जाएगा, मानव रहस्य क्रॉस करके हम लोग क्या हो जाएंगे, सेक्शन 2 भी खुल जाएगा। तो इस प्रकार से जब आपका हर जो कोडेड इंपल्स आता है उसको प्रॉपर डिकोडिंग किया, उससे आपकी ऊर्जा की सेविंग हो गई। तो इस प्रकार से आप शक्ति अंदर निर्माण कर सकते हो आगे बढ़ने के लिए। एक बार सही तरीके अगर अंगीकृत किए जाते हैं, सभी नकारात्मक परिणामी तीव्रता यानी सभी पाप धुल जाते हैं या जल जाते हैं। यानी पाप और कुछ नहीं है, आप खुद को पापी मत समझो। पहली बार आपको मैंने कहा था ना, उसमें पहले ही बताया था कि पापी शब्द को अज्ञान से बदल डालो, और जो विद्रोही शक्तियां हैं हमारे अंदर उसको किससे बदल डालो,
ई और एस केंद्र से बदल डालो। ये क्लियरली बताया उन्होंने। तो पापी खुद को समझो मत, हमने जो भी पाप किए हैं वो हमसे करवाए गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ई और एस सेंटर हमारे यहाँ क्या है, विद्रोह में रह गया है। विद्रोह में रह के उसने आय को इतना दबा दिया कि हमारा हर एक कृत्य हमने गलत किया और इस प्रकार से हमारे पाप बढ़ते गए। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, सही तरीकों को अपनाया, आपके सब पाप क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे। क्योंकि आपकी सोच इतनी शुद्ध हो जाएगी कि हर टाइम आप इतनी पॉजिटिव बढ़ते रहोगे, पॉजिटिविटी अपनी सोच में, कि आपसे कोई गलत कार्य होगा नहीं। तभी तो आपके पास भगवान आएगा कि बता बंदे तेरी रजा क्या है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। बिकॉज हर टाइम आप सही कर रहे हो, कुछ गलत कर ही नहीं रहे हो, तो उसको आना ही पड़ेगा आपके पास, क्योंकि आपने अभी ज़हनों का यूनिट्स इकट्ठी कर ली हैं। अगर मनुष्य जिम्मेदार है जैशत के लिए जो हम देखते हैं हमारे आसपास, तब वो एक स्वतंत्र व्यक्ति है और इस प्रकार अपनी कार्रवाई के लिए जवाबदेह है। जो भी हमारे पास आजकल पाप देख रहे हैं हम लोग, आजू बाजू में जो चीज़ें घट रही है, उसके लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। उसको ध्यान देना है कि हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी जो परिणामी तीव्रता नेगेटिव होगी तो वो दूसरों को भी फैलेगी ना, वो दूसरों को भी फैलती है ना। उसको देख के दूसरे भी उसके हिसाब से आचरण करते हैं। इसलिए जो भी चीज़ें हमारे आसपास में घटती है नेगेटिव, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हम, और कोई जिम्मेदार नहीं है। वह तब नहीं गैर जिम्मेदार हो सकता है और कहे कि एक शक्ति उसके माध्यम से खेल रही है। तो हम किसी के ऊपर, दूसरे के ऊपर दोष नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जिम्मेदार हैं। हमारे आजू बाजू में नेगेटिविटी जो दिखती है ना, क्योंकि हम नेगेटिव हैं, इसलिए हमारे आजू बाजू में भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। आपको कहा ना, कश्ती क्या कहा, कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले, नजर बदली तो नजारे बदले, कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। यानी अगर आपने पॉजिटिव सोच ली तो आपके आजू बाजू चीजें क्या हो जाएंगी, हमेशा पॉजिटिव घटेंगी। ये मैंने देखा है कि मेरी सोच अगर पॉजिटिव होगी ना, तो एक दिन में सभी पेशेंट क्या हो जाते हैं, एकदम ठीक होके आते हैं। और कोई पेशेंट नहीं बोलता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, डॉक्टर साहब आप तो भगवान हैं, आपने मेरे को ठीक कर दिया। कितने जूने पेशेंट आते हैं, और किस दिन थोड़ी सी नेगेटिव सोच आ गई, किसी को थोड़ा गुस्सा हो गया या कुछ उल्टा सुल्टा आ गया घट्टा, तो उस दिन ऐसा चलता है कि चक्र के सारे पेशेंट बोलेंगे डॉक्टर साहब आपकी दवाई ने कुछ फायदा नहीं किया। तो ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, और मैंने ये बिल्कुल ऑब्जर्व किया, ये होता ही है। अगर आपके माइंड में नेगेटिव, सुबह से ही आपका मूड क्या है, खराब है ना, तो चीज़ें और आपके मूड खराब करने के लिए, यानी वो आपका एटमॉस्फेयर ही उस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी पॉजिटिव सोच है ना, तो सब चीज़ें अपने आप घटित होगी। जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक चीज़ सोच रहे हैं, 10 चीज़ अपने आप हो रही है। आश्रम के लिए सिर्फ एक चीज़ सोची थी हमने कि बाजू वाले प्लॉट को हमें क्या करना है, वो क्या करना है, उससे परमिशन लेनी है कि हमें हमारे जनरेटर को अंदर लेके जाना है अंदर, और वो सिर्फ सोची पॉजिटिवली। तो उस आदमी को खाली कांटेक्ट बोला, ले लो चाबी, काटो, जो भी पतरा काटना है काटो, लेके जाओ जनरेटर में, कुछ तकलीफ नहीं। यानी इस प्रकार से चीज़ें अपने आप घटती हैं, जैसे हम चाहें वैसे घटती हैं। एक विचार लगे गए कि बाबा कलेक्टर को जाके बुला के आना है इस चीज़ के लिए, गए प्रभाकर जी और तुरंत मैं आ रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसी पॉजिटिव सोच रखेंगे ना, तो चीज़ें अपने आप घटती है। थोड़ी भी आपके मन में नेगेटिविटी आई, यानी आपके मन में ई और एस केंद्र ने लफड़ा किया, फिर आप इसको रोक नहीं सकते हो, फिर आपका दिन गया। तो इसलिए वही बढ़ रहे हैं कि यह तब यह नहीं कि गैर जिम्मेदार हो सकता है, कहे कि एक शक्ति उसके माध्यम से खेल रही है जिसके ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, जो मनुष्य का मजाक उड़ाती है। यानी ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि भाई मैं क्या करूं, मैं तो अच्छा सच नहीं करता, लेकिन कोई तो शक्ति है जो मेरे से काम ये करा रही और मुझे कुछ पता ही नहीं है। जबकि अंदर ही आपकी विद्रोही शक्तियां हैं, तो बाहर से कौन शक्ति है आपको, यानी उसका बेचारे भगवान का भी आप क्या कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो कि वो हमसे करवा रहा है। कोई शक्ति है जो हमारे से ये काम करा रही है, हम तो करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हम अपने दोस्त तो मानने वाले हैं ही नहीं कि हम खुद कर रहे हैं, तो वो मानते नहीं है। अगर ऐसा कोई भगवान है, ऐसा हृदयहीन भगवान, यानी इसका काम ही सिर्फ आपको क्या करना है, पाप कराना है, तो ऐसा हृदयहीन भगवान बोल रहे हैं, ऐसे कर्मों वाला जिनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो चाहता है उसका प्राणी मनुष्य ईश्वरी इच्छा के रूप में विश्वास करे, यह योग्य विचार नहीं है। कि वो चाहता है कि बस ऐसा जबरदस्ती कराए, आपसे जबरदस्ती क्या करे, पाप कराए, तो ऐसा हृदयहीन भगवान नहीं है और ये अच्छा विचार नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ये हम सब अपने ही सोच से सारी चीज़ें निर्मित करते हैं। भगवान को कोई फुर्सत नहीं कि आपसे बैठ के ये पाप कराए, है ना। उसने हमको बुद्धि दी है, अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो उसमें बेचारा उसका क्या दोष है। तो ये सब विचार बिल्कुल बेकार है कि कोई शक्ति हमसे पाप करा रही है, हम तो करना नहीं चाहते। कैसे और कहाँ आदमी की पहचान सार्थक हो जाती है, वह बिंदु जो हम खोजते हैं, ढूंढते हैं, उसी बिंदु को हम बुलाते हैं महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था। यानी आपकी सोच एकदम सार्थक कब हो जाएगी, वो एक बिंदु है
जिसको हम बुलाते हैं क्या कि जहां तक, इसलिए तो कह रहे हैं कि टारगेट क्या रखा है आप डॉक्टर सैर जी ने, उस बिंदु को छुओ, उस स्थान तक पहुंचो, यानी क्या है CCS तक। फिर आपकी सोच हमेशा क्या हो जाएगी, पॉजिटिविटी में बहेगी। फिर आपका नेगेटिव विचार कभी आएगा ही नहीं, बिकॉज फिर आपका रेशियो बदल जाएगा किसमें, 5:2:1 में। जब तक उस तक जा रहे हो तब तक 2:4:8:2 है, तो वो दिन ब दिन बदलेगा। कभी आपका विश्वास होगा, कभी नहीं होगा, कभी उसको कोसोगे, कभी हाँ बोलोगे थैंक यू, इस प्रकार से चलते रहेगा आपका। जैसे जैसे परिणाम होंगे, आपके आजू बाजू में चीज़ें घटेंगी तो उसका शुक्रिया करोगे या उसको कोसोगे। लेकिन एक बार उस अवस्था तक, उस बिंदु तक पहुंच गए, फिर क्या है आगे का जो यात्रा है ना, बोला ना इफर्टलेस इफर्ट है, यानी उसमें कोई आपको इफर्ट डालना नहीं पड़ता है और चीज़ें आप जो चाहोगे वो चीज़ें घटने शुरू हो जाती है। हम ये नहीं कहना चाहते कि आदमी को कोई मुक्त इच्छा नहीं होती है जब तक वो इस अवस्था तक पहुंचता है। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास मुक्त इच्छा से आप वंचित हैं, कि आप CCS तक नहीं पहुंचे यानी आपके पास मुक्त इच्छा नहीं है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी उसके बाद होगी। उसके पहले भी है हमारे पास, लेकिन हमको पता नहीं होने के कारण हम उसका इस्तेमाल करते नहीं। और न ही ये कि उस अवस्था तक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते हैं हमारे हर विसंकेतिक विचार को, यानी उस अवस्था तक पहुंचने के लिए प्रकृति के सारे नियम जैसे सबके लिए लागू होते हैं, हमारे भी उच्च नाव तो होते हैं। तो हमको देखना है कि हर एक कोडेड इंपल्स जो आता है उसको हम प्रॉपर डिकोडिंग करें। इम्प्रॉपर डिकोडिंग करोगे तो पछताना पड़ेगा ही, कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो प्रकृति के सारे नियम पहले भी लागू थे, बाद में भी लागू होंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, हमारी सोच इतनी बदल चुकी है कि हमारे से कोई गलत काम होगा ही नहीं, इसलिए हमारे से आजू बाजू में कुछ चीज़ें गलत घटती नहीं है। फर्क सिर्फ इतना ही है। हमारे कहने का मतलब यही है कि जब कोई पहुंचता है उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक, तो वो सचेत व सही उपयोग करने में सक्षम होता है अपनी मुक्त इच्छा का, और इसलिए आदमी जागरूक होकर अपनी किस्मत का सृजन कर सकता है। यानी अपनी किस्मत को आप बदल सकते हो, क्योंकि आप फिर क्या करोगे, हर एक चीज में अपनी मुक्त इच्छा का इस्तेमाल करने का आपको मौका मिलेगा और उसका आप इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आपका रेशियो भी क्या हो चुका है, बदल चुका है इस अवस्था तक पहुंचने के बाद। फिर हम ऊंचा उठ जाते हैं इंसानों के चौथे राज्य से और जानते हैं और ला पाते हैं सच्ची क्रमागत उन्नति। इंसानों को चौथे राज्य से मेरा मतलब, मेरा तो लगता है कि जो 4 केंद्र है ना हमारे, इससे हम क्या हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं चौथे राज्य से। यानी ये जो 4 जो केंद्र IESM के जो सेक्शन 1 है उससे ऊपर उठ जाते हैं और सेक्शन 2B में पहुंच गए तो आप बहुत आगे, और उस समय से आपकी क्या हो जाती है, सच्ची क्रमागत उन्नति होती है, यानी रियल इवोल्यूशन हमारा वहां से शुरुआत हो जाती है। हमने पहले नोट किया है कि आदमी कार्य कर सकता है 5 में से 4 केंद्रों में, सभी में केवल IN केंद्र को छोड़ के। 5 केंद्र हैं, उसमें से 4 में हम काम करते हैं। IN केंद्र को छोड़ के क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि IN केंद्र का काम क्या है, जो अपने आप चीजें हो रही है उसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण है नहीं। कार्य करने का निर्णय और चारों केंद्र को संचालित करना एक खास विशेष तरीके से, ये एक ऐसा चुनाव है जो इंसान से कभी वंचित नहीं किया गया है और जिसे वह हालांकि मूर्खतापूर्वक इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं है कि आपको IESM को प्रॉपर यूज करने से कभी वंचित किया गया था, हमें कभी वंचित किया नहीं जाता है। हम चाहें तो उसका प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम उसको मूर्खतापूर्वक इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारे उनको सामंजस्य होता है। मूर्खतापूर्वक इस्तेमाल करते हैं यानी क्या, कि I केंद्र को E और S की सलाह लेनी चाहिए, वो हम लेते नहीं है, तो इसलिए मूर्खतापूर्वक इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो आपस में झगड़ा करते हैं, इसलिए हमारी उन्नति होती नहीं है। जबकि अगर चाहें I केंद्र बुद्धिमान बने और सोच के काम करे तो E और S का सामंजस्य ले तो हर सेंटर क्या करेगा, सामंजस्य में काम करेगा। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं है, उसका मूर्खतापूर्वक इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऐसा होता नहीं है। अगर हम बंधन का चयन करते हैं, हम अपने बंधन को बनाए रखेंगे। यानी अगर हम चाहते हैं कि हम बंधन में बंधे रहें, आपको नहीं यूज करना है प्रॉपर IESM का, तो आप बंधन में बंधे रहेंगे। अगर हम कईयों को बंधन में देखते हैं, इसका मतलब यह जरूरी नहीं है। हम देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग अपने ही बंधनों में, यानी क्या है, झंझटों में उलझे हुए हैं, वो निकल ही नहीं पाते हैं, वो इसी में लगे पड़े हैं, झगड़ों में, IES के झगड़ों में लगे पड़े हैं, उसके क्यों नहीं उठ पाते हैं। अगर हम कईयों को बंधन में देखते हैं, इसका मतलब यह नहीं जरूरी कि स्वतंत्रता वंचित की गई है, कि हमें स्वतंत्र होने की हमें वंचित किया गया, कि हम नहीं कर सकते खुद को स्वतंत्र। हम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ने बंधन में खुद को पाल के रखा है, इसलिए नहीं हो सकते हैं। कि सभी ने इस बंधन को स्वीकारा है, कि सभी ने उसको स्वीकार के रखा है, हाँ भाई खाए क्या करें, हम तो बंधन में है, स्वीकार कर लिया है, कि अब जो इस बंधन में है मुक्त नहीं हो पाता। नहीं, ये सब चीजें नहीं है। हम चाहें तो अपने बरोबर से इन केंद्रों के ऊपर नियंत्रण लाके इस बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। हमें इस बंधन में बंध के रखने की जरूरत कुछ भी नहीं है।
जबकि हम इस विषय पर हैं, हम एक बयान देना चाहेंगे, हालांकि हमें एहसास है कि इससे कई लोग आहत होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, हम सभी अपराधी हैं जन्म से, वृत्ति द्वारा, शिक्षण से, वंशावली द्वारा और सृष्टि के नियम से। वो कहते हैं कि हम सब बचपन से ही क्या है, अपराधी है, वंशजों द्वारा यानी जन्म से, वृत्ति द्वारा, हम भी, हमारी जो सोच है, वृत्तियां हैं, जो चित्त वृत्ति निरोध बताया था आपको, जो सोच से हम अपराधी हैं, शिक्षण से अपराधी हैं, वंशों से अपराधी हैं, सृष्टि के नियम से हम लोग क्या है, अपराधी हैं। इस प्रकार से कहते हैं। क्यों अपराधी बोल रहे हैं खुद को? क्योंकि हमें ये सही तरीके मालूम नहीं है कि किस प्रकार से हमें IES का प्रॉपर इस्तेमाल करना है, इसलिए हम लोग क्या है, अपराधी हैं। हम सब में फर्क ये है कि हम सब जैविक और रासायनिक प्राणी हैं। जैविक यानी बायोलॉजिकल और रासायनिक यानी केमिकल। तो ये रासायनिक और जैविक प्राणी तो हैं, और हमारी जैविक क्रियाएं और रासायनिक प्रतिक्रियाएं, और हमारी रासायनिक प्रतिक्रियाएं और जैविक क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं और जैविक प्रतिक्रियाएं क्या होती है विपरीत और बराबर। यानी जो बायोलॉजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन हमारे अंदर चलते रहते हैं ना, वो इक्वल एंड ऑपोजिट। जैसे कहते हैं ना लॉ ऑफ एक्शन, जो न्यूटन का तीसरा लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज गॉट द इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी जो भी क्रियाएं करेंगे तो उसकी विपरीत प्रतिक्रिया हमको झेलनी ही पड़ेगी। यह क्रिया और प्रतिक्रिया हम सभी में एक समान होती है, लेकिन हम सब एक जैसा व्यवहार नहीं करते कई कारणों की वजह से। हमारे में होनी तो सब में एक जैसी चाहिए क्रिया प्रतिक्रिया, लेकिन हम लोग एक जैसा व्यवहार तो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर के सेंटर्स की जो बनावट है वो अलग अलग लोगों में क्या है, अलग अलग है, इसलिए हम लोग एक जैसा रिएक्शन नहीं करते। लेकिन एक क्षण के लिए भी ये न माने कि हमारी क्रियाएं आश्रित होती हैं शिक्षण अथवा वातावरण पर। ये मत समझें कि बहुत कोई शिक्षित है ना, और हमारे वातावरण बहुत अच्छा है आजू बाजू में, यानी हम बदल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अंदर कितना काम किया है उससे बदलेंगे, न कि कोई शिक्षण आपको बदल सकता है। ये सब आश्रित होती हैं संतुलित अथवा गैर संतुलित हमारे अंदर के केंद्रों में, और कितनी मात्रा में नियंत्रण संभव है। यानी अंदर के केंद्र आपके कितने संतुलित हैं उस पर ही आश्रित रहती है कि आपका बिहेवियर का होगा, न कि आपके शिक्षण निर्बाध कर सकता है, न कि आपके वातावरण में बदलाव आपको कुछ बदल सकता है। हमारे अपने आंतरिक स्व के इलाज के अभाव में हम किसी की निंदा कैसे कर सकते हैं? जब तक हमने अंदर का स्व यानी खुद को नहीं बदला, तब तक हम किसकी भी निंदा नहीं कर सकते। घटना के बाद हम जो भी करते हैं कोई काम का नहीं होता, जैसे किसी प्यास से मरे हुए आदमी के लिए पानी। यानी घटना घट चुकी, आपके सामने कोई कोडेड इंपल्स आया, कोई तो क्रिया हुई, सामने वाले ने की, आपने उसको प्रतिक्रिया कर दी। अब एक बार प्रतिक्रिया कर दी तो आप क्या कर सकते हो? उसमें कुछ बदल नहीं कर सकते हो आप। तो जैसे कि प्यास से बेचारा पानी से मर रहा था, उसको पानी मिला ही नहीं, तो फिर फायदा क्या? तो पानी नहीं मिला तो प्यास से मर जाएगा वो। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया होने के टाइम हमको उसको निरीक्षण करना है और प्रतिक्रिया को रोकना है। प्रतिक्रिया होने के बाद हम उसको कुछ भी कर नहीं सकते। कोई उपाय अच्छा नहीं है इंसान के कृत्य करने के बाद और गुनाहगार घोषित होने के जाने के बाद। हम करेंगे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं। सवाल यह है हमारे पास क्या उपाय है जो उसे गुनाहगार होने से हम बचाएंगे। आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक सामान्य आदमी चाहता है और आनंद लेता है, जो कि संभव था बहुत ही अमीर आदमी के लिए अतीत में। तो हमारे पास क्या इलाज है, तो वहाँ पे बता दें कि आज एक ऐसी चीज़ें हो सकती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे आप सामने है जो आदमी चाहता है और आनंद लेता है, जो कि संभव नहीं था। यानी आज हमारे पास इतने भगवान ने साधन दिए हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि सिर्फ पहले बहुत अमीर लोग इस्तेमाल कर सकते थे। आज लेकिन एवरेज इंसान के पास भी वो साधन दिए हैं जिसका हम एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए उसे उकसाया जाता है अथवा ललचाया जाता है गलत होने के लिए। आज जितना बहुत अधिक वो पहले कभी नहीं संभव था, क्योंकि हमारे पास इतने साधन आ चुके हैं ना, तो हमको क्या करते हैं, ये उकसाते हैं, ललचाते हैं कि इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, खुद के अंदर को, स्वयं को क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं। सामान्य रूप से एस और ई केंद्र हमेशा सहयोग में काम करते हैं, महिलाओं में खास करके। ये ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। एस और ई केंद्र काम तो करते हैं, हमेशा सब में करते हैं, लेकिन महिलाओं में खास करके ई और एस केंद्र एक दूसरे से क्या हो जाता है, ज़्यादा आश्रित होते हैं। इसलिए इमोशनली ज़्यादा डिस्चार्ज होती है महिलाएं, और उनका एस केंद्र भी उसके हिसाब से काम करता है। एस केंद्र सक्षम नहीं होता है संतोषजनक काम करने में बिना भावनात्मक उत्तेजना की जरूरत के, और ई केंद्र सर्वोत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में संभव नहीं होता है बिना एस केंद्र के सहयोग से। यानी बिना एस केंद्र के जीवन शक्ति देने के, जो जीवन शक्ति एस केंद्र से मिलती है वो ई को
प्रेरणा देती है और जो ई से भावना निर्माण होती है वो एस केंद्र को प्रेरणा देता है। इसलिए वो क्या करते हैं, आपस में मिलजुल के क्या करते हैं, काम करते हैं। और यही हमारे अंदर बहुत ही दुख भरी घटना है कि ई और एस केंद्र अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर इतना आश्रित हैं और इतने जुड़े हुए हैं कि वो हमेशा आय केंद्र को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। इसलिए ये सारी झंझटें होती है। तो इसलिए हमें इसके ऊपर ध्यान देना है कि कैसे इसको हम लोग ठीक कर पाएं। इसी को ठीक कर पाएंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होता। और इनको इच्छा शक्ति से आप ठीक नहीं कर सकते हो कि ज़बरदस्ती करने की कोशिश करो, वो होने वाला नहीं है। तो आगे और क्या बताते हैं इस अध्याय में, उसको हम क्या करेंगे, अगले व्याख्यान में देखेंगे कि इस प्रकार से इच्छा शक्ति का और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आय केंद्र की इच्छा शक्ति कितनी होती है, ई केंद्र की इच्छा शक्ति कितनी होती है, एस की इतना कितनी होती है और एम की कितनी होती है, वो बहुत डिफरेंट है। हमने अभी तक देखा था कि परिणामी तीव्रता होती है एवरेज, आपने बताया था एम केंद्र की परिणामी तीव्रता एवरेज होती है 750 प्लस, आय की होती है प्लस 2000, ई की होती है प्लस 4000 और एस की होती है, आय की होती है प्लस 2000, आय की होती है 1000, ई की होती है प्लस 2000 और एस की होती है प्लस 4000। वो थी परिणामी तीव्रता। लेकिन अभी यहाँ पे बताएंगे इच्छा शक्ति, वो आय की कितनी होती है, ई की कितनी होती है, एस की कितनी होती है, एम की कितनी होती है, और अगर आपस में जुड़ गई तो किस प्रकार से हम लोग आगे अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, उसी के बारे में इस अध्याय में और आगे बताएंगे, जिसको हम लोग अगले व्याख्यान में कवर करेंगे। हरि ओम।